सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पिछली क्लास में, जो हमने पिछली क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने लास्ट टॉपिक जो था एजेंसी वो कंप्लीट किया पिछली क्लास में। अब हम एक नया कानून चालू करने वाले हैं, पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनरशिप एक्ट जो है ये पहले सेपरेट नहीं हुआ करता था। पहले एक टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता था, लेकिन बाद में हमको महसूस हुआ, हमको मीन्स ब्रिटिश सरकार को, ये उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज किया करते थे। तो हमको महसूस हुआ कि हमको एक सेपरेट कानून की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने साझेदारी में काम करना चालू कर दिया और इसीलिए हमको लगा कि अलग इसके लिए कानून चाहिए। तो हमने 1932 में एक अलग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया और इसके जो प्रावधान लिखे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां से उसको रिपील कर दिए, हटा दिए गए। सो पहले बेसिक यही बताया हुआ है आपको, और उसके बाद फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले बेसिक में यही पॉइंट्स हैं, देखते हैं एक बार। तो मैंने आपको ऐसे शुरुआत में बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट पहले अलग नहीं हुआ करता था। ये अटक गया है, चलेगा अभी। होता है कभी कभी, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जब तक वो रेडी हो जाएगा। सो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, पहले इट वाज नॉट अ सेपरेट एक्ट। इससे रिलेटेड जो प्रावधान थे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए थे। तो पहले इंट्रोडक्शन में यही बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या दिया है, प्रायर टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आने के पहले जो भी प्रावधान थे, लॉ ऑफ पार्टनरशिप वाज कवर्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स, धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे यहाँ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस ये काफी बढ़ने लगे, और इसीलिए ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नीड वाज फेल्ट टू हैव अ सेपरेट लॉ ऑन पार्टनरशिप। दिस लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। एंड ये चालू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 से, एक्सेप्ट एक सेक्शन, सेक्शन 69, ये बराबर एक साल बाद लगा 1933 से। इसका रीजन है क्योंकि सेक्शन 69 डील करता है विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या क्या तकलीफ होगी। अब आप सोच के देखो, हम अगर बोलेंगे आज से कानून अप्लाई हो गया और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया कल से, तो ये सब आपको तकलीफ चालू हो जाएगी। तो ये गलत है, एक टाइम देना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और इसीलिए इन्होंने एक साल का टाइम दिया था कि ये एक साल का टाइम है, एक साल तक हम सेक्शन 69 अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एक साल में रजिस्टर नहीं किया तो सेक्शन 69 अप्लाई हो जाएगा, और इसमें जो दिक्कतें बताई गई है वो आपको फिर झेलना पड़ेगा। और इसीलिए 69 को बराबर एक साल के बाद अप्लाई किया है, क्योंकि ये डील करता है विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फिर लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो है, ये अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करते हैं। फिर द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन एनी पॉइंट, जनरल प्रोविजंस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई। जो आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे डैमेजेस के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ कहीं लिखा नहीं है डैमेजेस कैसे रिकवर करेंगे, क्या रिकवर कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है इसके बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रावधान है वो वैसे के वैसे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। सो जैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर पाएंगे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्पेशल डैमेजेस है वो तब रिकवर कर पाएंगे जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, एंड रिमोट डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है वैसे के वैसे यहाँ पे भी अप्लाई होगी। फिर इसके बाद पार्टनरशिप है क्या, डिफाइन किया हुआ है पार्टनरशिप को। व्हाट इज पार्टनरशिप? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप
पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस। तो ये एक रिश्ता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है। क्या एग्री किया है? टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करना, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं वो बांटेंगे। सो टू शेयर द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस से उत्पन्न होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग बांटेंगे। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सब लोग मिलके कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक व्यक्ति दूसरे लोगों के बिहाफ पे कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम तोड़ते हैं, इसके हम पांचों जो विशेष चीजें निकल के आती है उससे हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है इससे। पहली चीज क्या बोला है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, तो एक से ज्यादा लोग होना चाहिए। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, एक रिश्ता है, और रिश्ता तभी बनता है जब दो लोग होंगे। हम खुद से रिश्ता नहीं बना सकते, दो लोगों का होना अनिवार्य होता है। तो वैसे रिश्ते की बात नहीं हो रही, पार्टनरशिप के रिश्ते की बात हो रही है। सो पार्टनरशिप का रिलेशन भी दो लोगों का होना अनिवार्य है, तभी ये क्रिएट होगा। सो ये रिलेशन पार्टनरशिप का जो है ये क्रिएट होता है जिसमें एम है टू शेयर द प्रॉफिट्स, और ये बना कैसे है? हु हैव एग्रीड, तो एग्रीमेंट से बना है, कॉन्ट्रैक्ट से बना है। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की चीज होती है, पार्टनरशिप एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ था, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है, वैसे पार्टनरशिप इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो से ज्यादा लोग मिलके एग्री कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है दिशा, कियारा, हम तीनों ने मिलके एग्री किया कि चलो अपन मिलके बिजनेस करते हैं, तो हम तीनों साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कवर होंगे। सो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, इसमें एक बिजनेस रहेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, ये बिजनेस फिर या तो सब लोग कर रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सबसे पहली चीज ये एक रिश्ता है, रिलेशन है बिटवीन द पर्संस। सो एक एक चीज को हम यहाँ से तोड़ेंगे और इनको ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के समझेंगे। सो अगर मैं, दिशा और कियारा मिलके पार्टनरशिप में हैं, तो हम तीनों के बीच का जो रिश्ता है उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप उस रिलेशन का नाम है। अब रिलेशंस जो होते हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दिखते नहीं है। आपको कभी कोई रिलेशन दिखेगा नहीं। जैसे आप और आपका फ्रेंड दो दोस्त हैं, ये दोस्त जरूर दिखेंगे, लेकिन दोनों दोस्त के बीच की दोस्ती कभी दिखती है क्या आपको? तो दोस्ती दिखती नहीं है, ये महसूस होती है। वैसे ये भी एक रिलेशनशिप है जो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये रिलेशन इनके बीच में रहता है, जो ये तीनों को बांध के रखता है। जैसे दोस्ती आप दोस्तों को बांध के रखती है, लेकिन अगर आपको समझो पहचान देना है अपनी दोस्ती को, तो हम क्या करते हैं? एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। जैसे चार दोस्त हैं, चार दोस्तों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और उसका एक नाम रख दिया बैक स्ट्रीट बॉयज, या जो भी है एग्जाम्पल, तो एक ग्रुप बना दिया। सो ये जो है, हाँ ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। तो ग्रुप यानी क्या हो गया? आपका जो रिश्ता था, जो निराकार था, जो दिख नहीं रहा था, जो एब्स्ट्रैक्ट था, उसको आपने एक आकार दे दिया, ग्रुप बना के उसका एक नाम दे दिया। कॉलेज में भी आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है, स्कूल कॉलेजेस में ग्रुप बन जाते हैं, चार बच्चे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक अलग ग्रुप फॉर्म हो गया। सो ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या है? उसकी एक पहचान बन गई, और उसको कई बार नाम भी दे देते हैं ये लोग। सो वैसे ही पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप तो उस रिश्ते को हम बोलते हैं जो इनके बीच का है, जिससे ये लोग बंधे हैं। बट इसको अगर पहचान देना है तो इसलिए हम एक फर्म का निर्माण करते हैं। फर्म इज नथिंग बट द कलेक्टिव एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स। कलेक्टिवली सब पार्टनर जब साथ में खड़े हैं तो हम बोलेंगे फर्म है। जैसे तीन दोस्त है, तीनों दोस्त एक साथ है तो एक ग्रुप हो गया उनका, वैसे ही तीन पार्टनर्स है, तीनों साथ में अगर खड़े हैं तो हम बोलेंगे ये तीनों मिला के एक फर्म बन चुकी है। तो फर्म उसी का एक साकार रूप है। जैसे रिलेशन है जो निराकार है, जो दिखता नहीं है, बट उसको एक आकार देना है, पहचान देना है, क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको पहचान देने के लिए हम एक फर्म का निर्माण करते हैं। सो वही चीज आगे दी हुई है। Persons who have entered into partnership with one another are individually called as partners, and इनको जब collectively आप बोलोगे तो ये फर्म बन जाएंगे। So individually जब बोलोगे तो पार्टनर्स कहलाएंगे, and collectively they will be called as a firm. The name under which their business is carried on is called the firm name. जैसे हम तीन पार्टनर है, कियारा, दिशा और मैं, हम तीनों मिलके एक पहचान बनाना चाहते हैं अपनी बिजनेस की, तो हमने एक फर्म बना ली और इसका एक नाम रख दिया केडीएस एंड कंपनी। सो केडीएस
KDSN कंपनी क्या है, ये हमारी एक फर्म हो गई, फर्म का नाम हो गया। सो जो नाम से बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उसको हम फर्म नेम बोलते हैं। फर्म इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। फर्म यानी क्या है, तो वही कलेक्टिवली जब सब पार्टनर्स को मिला के हम देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फर्म। इट इज अ फिजिकल यूनिट, ये एक फिजिकल यूनिट है, इसका एक आकार आ गया। अभी तक आकार नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स निराकार, लेकिन उसको आकार देना है, पहचान देना है, इसीलिए हम उसको कॉन्क्रीट रूप देते हैं। जैसे कि अपन एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है निराकार है, कोई आकार नहीं होता, कैसे है कौन है नहीं पता, लेकिन एक आकार देना है, मन लगा रहे अपना, इसीलिए अपन मूर्ति का निर्माण करते हैं। सो वो कॉन्क्रीट हो गया। सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को आपने एक कॉन्क्रीट रूप दे दिया। वैसे यहाँ पे रिलेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, वो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन उसको एक साकार रूप देने के लिए, बिजनेस करने के लिए आप एक फर्म का निर्माण करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्म नेम। सो इट इज अ फिजिकल यूनिट, इट इज कॉन्क्रीट। जबकि पार्टनरशिप क्या है, इट इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशन। सो एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, एब्स्ट्रैक्ट मींस निराकार, बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप इज एन इनविजिबल टाई। तो इनविजिबल टाई है, टाई यानी ये टाई नहीं, टाई यानी बंधन है। जैसे दोस्त है, दो दोस्तों के बीच दोस्ती है, वो दोस्ती के बंधन से बंधे हुए हैं, वैसे यहाँ पे पार्टनर्स जो है ये पार्टनरशिप के बंधन से बंधे हुए हैं। विच बाइंड्स द पार्टनर्स टुगेदर एंड द फर्म इज इट्स विजिबल फॉर्म। सो पार्टनरशिप क्या है, इनविजिबल टाई, जबकि फर्म उसी का विजिबल फॉर्म है। ठीक है, ऑफ दोस पार्टनर्स हु आर दस बाउंड टुगेदर। तो पार्टनरशिप और फर्म में फर्क यही है कि पार्टनर्स जब बीच में, सब लोग पार्टनर्स जो है इनके बीच में जो रिलेशंस हैं इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और कलेक्टिवली जब सब लोग साथ में हम देखते हैं उसको हम नाम दे देते हैं फर्म। ठीक है, सो इट इज जस्ट द कलेक्टिव एंटिटी। लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। अब फर्म जो है ना ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती, ये अलग व्यक्ति विशेष नहीं माना जाता, यानी फर्म और पार्टनर्स ये एक ही हैं। जैसे मैंने बोला कि ये फर्म है तो इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, सब पार्टनर साथ में तो फर्म हो गए, लेकिन इसका एक अलग पहचान नहीं बनती, यानी इसके अलग से एक व्यक्ति विशेष क्रिएट नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बनता। जब हम आगे कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष बन जाती है। अगर कंपनी का निर्माण कर दिए तो कंपनी एक अलग व्यक्ति है, जैसे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड एक अलग व्यक्ति है और हम लोग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप फर्म अलग व्यक्ति नहीं है, सो वो कलेक्टिव एंटिटी ऑफ पार्टनर्स है सिंपली। सो वही दिया है, फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, सेपरेट व्यक्ति नहीं है। इट इज मियरली द कलेक्टिव नेम ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द इंडिविजुअल्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अलग व्यक्तित्व नहीं मौजूद होता, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर्स हु कंपोज इट। एक फर्म क्योंकि लीगल एंटिटी नहीं है इसीलिए कभी भी पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स नहीं हो सकती, यानी एक फर्म दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। तो कभी भी एक व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है बट हमारी खुद की फर्म बन गई केडीएसएन कंपनी, हम चाहते हैं केडीएसएन कंपनी किसी के साथ पार्टनरशिप करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम तीनों इंडिविजुअली जरूर कर सकते हैं बट ये फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अब हम एक्चुअल चीजें पढ़ना चालू करते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो जरूरी चीजें, क्या क्या जरूरी होता है एक पार्टनरशिप में, ये हम समझने वाले हैं। सो पहली चीज, ये चीजें कहां से आ रही हैं, अगेन पार्टनरशिप की डेफिनेशन से, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ने जो डिफाइन किया है वहां से। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, दैट मींस देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन। फिर हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बनना चाहिए, तो इट शुड बी, इट शुड अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरी चीज। तीसरा, टू शेयर द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। चौथा, बिजनेस, चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये सबको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, पार्टनरशिप एक प्रकार का एसोसिएशन है। एसोसिएशन यानी जहां पे भी लोग जुड़ते हैं उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि कंपनी इज आल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, क्योंकि वहां भी बहुत सारे लोग मिलके एक काम कर रहे हैं। तो एसोसिएशन मींस जहां एसोसिएट हो रहे लोग, जुड़ रहे हैं। तो इट इज आल्सो एन एसोसिएशन, लेकिन कितने लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, कम से कम दो लोग तो होना ही चाहिए। अब कितने लोग होना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम तो दो है, क्योंकि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो लोगों का होना अनिवार्य है। सो
लोग यहाँ पे मिनिमम हो गए, लेकिन मैक्सिमम कितने? अब पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में शांत है। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि कितने लोग मैक्सिमम आपको चाहिए, लेकिन एक दूसरा कानून है कंपनीज एक्ट। हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, वहां पे एक सेक्शन 464 है, वो बोलता है कि कोई भी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। एंड कोई भी एसोसिएशन बोल दिया, यानी पार्टनरशिप भी उसमें कवर हो गई। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो फिर कंपलसरी होता है उसको या तो कंपनी या कहीं और रजिस्टर करना पड़ता है एज सेपरेट एंटिटी, नहीं तो अगर आप उससे कम रखते हैं तो चलेगा। तो पार्टनरशिप में इसीलिए कितने लोग चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया है क्या, तो आंसर इज नो। इट हैज बीन गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है दैट कोई भी बिजनेस अगर आप कैरी ऑन कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा लोग नहीं चाहिए, और इसीलिए इसका भी रीजन है जो हम इंटर में देखते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 50 लोग से ज्यादा आपके मेंबर्स नहीं होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स to form a partnership. As far as the maximum number of partners in a firm is concerned, the Partnership Act is silent. However, Section 464 of the Indian Companies Act 2013 lays down that where the firm is carrying on business, the number of partners should not exceed 50. So maximum कितने हो गए? 50. तो minimum आप क्या हो गया? 2 लोगों का होना आवश्यक है, और मैक्सिमम हो गए 50 लोग। If the number of maximum partners exceeds this limit, then the partnership becomes an illegal association of persons. फिर तो पहला पॉइंट क्या हो गया? Association of 2 or more persons. That means there must be at least 2 persons. दूसरा, it should arise from an agreement. एक कॉन्ट्रैक्ट से बनेगा। तो जब भी हम बात कर रहे हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है, एग्रीमेंट से क्रिएट होता है। That means it is of contractual nature. कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। ऑटोमेटिकली स्टेटस के कारण पार्टनरशिप नहीं क्रिएट होती। स्टेटस के कारण मींस जैसे ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ऑटोमेटिक है, वैसे क्रिएट नहीं होती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्रिएट अगर करना है तो इट शुड बी बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। सो सिर्फ स्टेटस से अगर क्रिएट हो रहा है तो कोई और प्रकार से एसोसिएशंस क्रिएट हो सकते हैं, जैसे एचईएफ होता है। एचईएफ में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है कर्ता, इसने शादी किया, इसके बच्चे हैं, इसकी वाइफ है, फिर इसके समझो 3 लड़के हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एचईएफ क्रिएट हो गया। समझो इसका एक और लड़का हो गया, सो ये ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इस प्रॉफिट, इस परिवार के प्रॉफिट में हिस्सा क्लेम करेगा एचईएफ में। यहाँ पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उससे कॉन्ट्रैक्ट करा ले, अंगूठा लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली उस परिवार का हिस्सा है और उसको प्रॉफिट शेयर होंगे। लेकिन फर्म ऐसे नहीं बनती, ये स्टेटस से परिवार का हिस्सा बन गया और इसको पैसा मिलेगा। लेकिन फर्म बनाना है तो इट मस्ट बी कंपल्सरली ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो प्रॉपरली तीनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज है बैठेगी, कुछ टर्म्स कंडीशंस डिसाइड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसके बाद ही पार्टनरशिप क्रिएट होगी। तो पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। सो according to section 5 of the partnership act, the relation of partnership arises from a contract and not from status. तो स्टेटस से नहीं अराइज होता, जैसे ये स्टेटस से अराइज हो रहा है बिकॉज वो उस परिवार का हिस्सा है, इसीलिए उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, और इसीलिए क्योंकि एग्रीमेंट से अराइज होता है। समझो हम 3 पार्टनर हैं, कियारा है, दिशा है, मैं हूं। अब समझो यहाँ पे दिशा की डेथ हो गई, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब इसका जो समझो लीगल हेयर है, समझो इसका लड़का है, ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता हमारी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्टेटस से नहीं क्रिएट होता। अगर हम चाहते हैं कि चलो इसके लड़के को जोड़ लेते हैं पार्टनरशिप में, तो हम ये कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा बाय स्टेटस कि उसका लड़का है इसलिए ही विल बिकम अ पार्टनर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। तो स्टेटस से अपने आप ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट नहीं होती। Thus the members of a Hindu joint family carrying on business या co-owners of the business are not partners. Co-owner भी पार्टनर नहीं होते। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे धीरू, अब धीरू बचक गए, धीरू के बचकने के बाद उनका एक बिजनेस था, एक दुकान चल रही थी, वो दुकान अब 2 बेटे संभालते हैं, एक है अनु और दूसरा है मुकु। इन
बिजनेस दो जन संभाल रहे हैं, दोनों जन प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं, 50-50 का प्रॉफिट ये लोग शेयर कर लेते हैं, ऐसे केस में भी ये लोग पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप कैसे अराइज होगी? कॉन्ट्रैक्ट से। इनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये तो अपने आप दोनों के नाम से आया है, सो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं को ओनरशिप। सो ये को ओनर्स हैं, बोथ द पार्टीज आर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, बट दे आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज अराइजन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय स्टेटस, क्योंकि वो धीरू के बेटे हैं इसलिए वो दोनों के नाम से आया है बिजनेस, बाकी इसके बीच इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ। सो इसको हम एक नाम देते हैं को ओनरशिप। सो एचयूएफ में जो लोग मेंबर्स बनते हैं या जो को ओनर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, ये पार्टनर्स नहीं होते, बिकॉज एचयूएफ और को ओनरशिप ये क्रिएट हो रही है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो हमारा पार्टनरशिप क्रिएट होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कैसा क्रिएट हो रहा है? अदरवाइज देन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फिर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। सो एक्सप्रेस वर्ड्स में इवन ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, जरूरी नहीं कि राइटिंग में ही होना चाहिए, और इम्प्लाइड भी चलता है। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे कैसे क्रिएट होती है पार्टनरशिप। तीसरा जो विशेष एक बात है कि हमेशा बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर मैं चैरिटी करना चाहता हूं तो चैरिटी के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, हम चैरिटी के लिए कोई और एसोसिएशन बना सकते हैं, कंपनी फॉर्म की जा सकती है, बट अगर पार्टनरशिप बना रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी फॉर बिजनेस पर्पस। आप नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस नहीं बना सकते पार्टनरशिप करके। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही बोल रहे हैं। पहला उसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 वही बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ बिजनेस, तो प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। सो बिजनेस होना अनिवार्य है। इफ इट इज नॉट फॉर बिजनेस, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए किया है तो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, वो कोई और एसोसिएशन हो सकता है। सो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। Section 2B of the Partnership Act says that the term business includes every trade, occupation or profession. So even occupation, profession भी चल जाएगा। तो business का यहाँ wider meaning है। तो business का मतलब सिर्फ खरीदी बिक्री व्यापार नहीं, कोई और प्रकार का भी अगर business है, for example अगर हम professionals हैं तो हम लोग भी partnership कर सकते हैं, वो भी business में cover होगा। So business includes every trade, profession or occupation. Thus, an association created primarily for charitable, religious, and social purposes are not regarded as partnership. Similarly, अगर दो जन आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट बिजनेस नहीं कर रहे, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। जैसे मैं हूं और मेरी एक फ्रेंड है इलू, हम दोनों ने मिलकर क्या किए थे? एक फ्लैट खरीद लिए। अब ये फ्लैट जो है, ये फ्लैट में हम दोनों ओनर हैं, हम दोनों, अरे सर हम दोनों, अब हमारे सबके घर है अपने अपने, हम लोग अपने घर में रहते हैं, वो फ्लैट खाली पड़ा है, एज ए इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा था। अब हम सोच रहे हैं चलो इसको किराए पे चढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पे एक किराएदार रख लिया। अब किराएदार जो किराया देता है दोनों जन आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे केस में भी हम दोनों प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ एग्रीमेंट भी है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें हम दोनों ने मिलकर खरीदा है, सब चीज है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें बिजनेस नहीं है। ये हमारा व्यापार थोड़ी है, हम ये काम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बस खाली पड़ा था इसलिए किराए पे चढ़ा दिए। अगर हाँ हमारा ये काम होता कि हम ऐसे ही फ्लैट्स खरीदते जाते हैं और किराए पे चढ़ाते जाते हैं, तो फिर पार्टनरशिप में कवर हुआ होता। नहीं तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है, इसको भी हम को ओनरशिप बोलेंगे, ये भी पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम दोनों बिकॉज वी आर को ओनर्स इसीलिए वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स, बट यहाँ पे बिजनेस नहीं है इसलिए पार्टनरशिप नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस का मतलब होता है जिसमें एक रेगुलरिटी है, हम वो कार्य रेगुलरली कर रहे हैं, हमेशा चल रहा है, तो वो सब बिजनेस में कवर होता है। ये तो हमारा एक खाली जगह पड़ी थी, उसको हमने किराए पे चढ़ा दिया, तो ये जो है ये बिजनेस में नहीं कवर होता। तो वही दिया आगे, thus an association created primarily for charitable, religious or social purposes are not regarded as partnerships. Again, similarly, when two or more persons agree to share the income of a joint property, तो ये हमारी joint property है, इसकी income हम लोग share कर रहे हैं, there is also an agreement, there is a sharing of profit, फिर भी it does not amount to partnership, यहाँ partnership नहीं है।
Such relationships are again termed as co-ownership. तो यहाँ पे भी हम दोनों उसके ओनर्स हैं, so इसको भी हम co-ownership बोलते हैं and not partnership. So ऐसा है. फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. तो पहले तीन फीचर बहुत ही सिंपल है. पहला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स. दूसरा, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज पर्सन्स. एंड तीसरा, बिजनेस. चौथा, जो ज्यादातर केस में हम लोग देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ पार्टनरशिप होगी, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो जनरली हम बोलते हैं पार्टनरशिप होगी. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट. सो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज अगेन एन एसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अगेन एन एसेंशियल एलिमेंट. So division of profit is an essential element of the existence of partnership. Sharing of profit is only a prima facie evidence. Prima facie यानी हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो शायद पार्टनरशिप होगी, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव टेस्ट. फाइनल नहीं है. कई बार ऐसा होगा प्रॉफिट शेयर हो रहा है फिर भी पार्टनरशिप नहीं है. सो ज्यादातर केस में आप देखोगे पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग है तो जनरली पार्टनरशिप दिखती है, बट नॉट ऑलवेज. कई बार कुछ और कारण से भी प्रॉफिट शेयर होता है जहां पार्टनरशिप नहीं है. जैसे यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे भी हम लोग 50% दोनों जन प्रॉफिट्स रख रहे हैं रेंट का, बट ये पार्टनरशिप नहीं थी. ये वाला एग्जांपल मैंने बताया, अनु और मुकु 50-50% अपना हिस्सा ले लेते हैं तो भी ये पार्टनरशिप नहीं है. यहाँ पे ये लोग अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि एचयूएफ है. सो और भी केसेस होते हैं जहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो हम कई बार ऊपर ऊपर देख के बोल सकते हैं कि बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप हो सकती है, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव टेस्ट. सो व्हाट इज द कंक्लूसिव टेस्ट? लास्ट एलिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पार्टनरशिप में, और ये एलिमेंट सिर्फ पार्टनरशिप में होता है और किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखेगा. सो लास्ट एलिमेंट जो है उसको हम नाम देते हैं म्यूचुअल एजेंसी. जो लास्ट वर्ड्स है सेक्शन के, डेफिनेशन के, सेक्शन 4 के, क्या लिखा है? बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है? एक व्यक्ति भी दूसरों के बिहाफ पे काम कर सकता है, उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए हर पार्टनरशिप में. जैसे अगर हम 3 जन पार्टनर है, सो मैं हूं, मेरी फ्रेंड है कियारा, दिशा, हम तीनों जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं. हम अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैंने एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक हमारा कस्टमर है, हम उससे सेल परचेस करते हैं. मैंने समझो इसको गुड सेल किया, समझो हमारा बिजनेस है, हम लोग पान की दुकान चलाते हैं, केडीएस पान पैलेस है हमारा, केडीएस पान पैलेस. सो हम लोग ये पान की दुकान चलाते हैं. अब समझो हमारा एक कस्टमर है सल्लू. सल्लू ने आके हमसे पान खरीद के लेके गया, मैंने उसको पान सेल किया, कल चलकर वो पैसा नहीं देता है, तो अगर इसमें पैसा क्लेम करने का राइट मेरा तो है ही, साथ में ये राइट मेरे अलावा इन दोनों को भी अगर प्राप्त होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप है. सो पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मैंने जो कार्य किया उससे ये दोनों भी बाधित हो गए, ये दोनों उससे बाइंड हो गए. सो मैंने ये सेल किया तो ये सेल बाइंड कर देती है, मुझे तो करती है, साथ में ये दोनों को भी करती है. दैट मीन्स हम बोलेंगे कि हम तीनों फिर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं. उसी प्रकार से समझो कल चलकर दिशा ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ली, समझो कुछ गुड्स खरीद के लाए हमने, तो यहाँ गुड्स हम सेल कर रहे थे, पैसा लेना है, यहाँ हम गुड्स बाय कर रहे हैं. सो ऐसे केस में अगर दिशा ने खरीद के लाई तो थर्ड पार्टी अगर किसी से भी पैसा ले सकती है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पार्टनरशिप है. सो ये एक फीचर इसमें होना चाहिए कि मैं अपने कार्य से बाकी लोगों को बांध सकता हूं, वैसे ही मैं दूसरों के कार्य से बंध भी जाता हूं. अगर मैंने कुछ कार्य किया तो ये लोग फंस गए, इसने कुछ कार्य किए तो हम दो फंस गए, इसने किया तो अगेन मैं और ये फंस गए. सो अगर ये फीचर है तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप है. सो हर पार्टनर को अधिकार रहेगा कि वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है बाय हिज ओन एक्ट, तब जाके हम बोलेंगे पार्टनरशिप है. सो
हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली एजेंसी फीचर है। एजेंट क्या करता है, एजेंट भी यही कार्य करता है, अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा। एजेंट का काम होता है टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टीज, तो वो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा देता है। यहाँ पे भी मैं अगर पार्टनर हूं इस फर्म का, तो मैं पूरे फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सक रहा हूं, जैसे एक एजेंट करता है। अगर एजेंट ने मेरे बिहाफ पे सेल किया तो मैं उससे बाइंड हो गया, वैसे ही इसने अगर सेल किया तो ये लोग बाइंड हो गए, वैसे ही अगर इसने कुछ परचेस किया तो ये लोग बाइंड हो गए। दैट मीन्स मैं अगर बोलूं कि मैं इन दोनों का एजेंट हो गया तो कुछ गलत नहीं है। दिशा हम दोनों के एजेंट है तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एजेंसी क्रिएट हो रही है। बट ये एजेंसी एक स्पेशल टाइप की एजेंसी है, इसलिए हम एजेंसी पढ़ने के बाद पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति दूसरों को बाइंड कर सकता है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। बट इतना ही नहीं, वो दूसरों के कार्य से बाइंड हो भी जाता है। सो जनरली एक ही व्यक्ति एजेंट होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है। बट यहाँ आप देखोगे कि एक व्यक्ति अगर पार्टनर है तो ही इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, दोनों होता है वो। अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूं और ये लोग बाइंड हो रहे हैं, दैट मीन्स आई एम द एजेंट। अगर ये कुछ कार्य कर रहे हैं और मैं बाइंड हो जा रहा, दैट मीन्स आई एम द प्रिंसिपल। सो ये एक म्यूचुअल एजेंसी कहलाती। म्यूचुअल यानी आपस में, आपस में हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अगर ये फीचर मौजूद है तभी पार्टनरशिप है, अगर ये फीचर मौजूद नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होती। तो ये ट्रू टेस्ट कहलाती है। कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ेंगे अभी। सो और एग्जांपल्स के साथ मैं ये चीजें बताता हूँ। सो इसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। जो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के, कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट मींस इसी को हम एक नाम देते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो म्यूचुअल एजेंसी इज द मेन थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। The underlying or the cardinal principle, the main principle which governs partnership is the mutual agency relationship amongst the partners. It means each partner is the agent of the firm as well as other partners. तो मैं पूरे फर्म को और बाकी पूरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता हूँ। So मैंने अगर कार्य किया, मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो पूरी फर्म, पार्टनर्स सब लोग बाइंड हो जाते हैं। वैसे ही इसने कार्य किया तो मैं, पूरी फर्म सब बाइंड हो जाएंगे। अगर ये फीचर है तो पार्टनरशिप है। सो वही दिया है, इट मींस ईच पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स। द बिजनेस ऑफ फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग करें, और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Thus, a partner is both an agent as well as a principal. He can bind the other partners by his act, that means he is an agent, and is also bound by the acts of the other partners, that means he is the principal. The law of partnership is regarded as the extension of the general law of agency. तो जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का है। जनरली एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एजेंट होता है। यहाँ हम देखेंगे एक व्यक्ति पूरे फर्म का एजेंट है और वो प्रिंसिपल भी है। तो मैं अगर कुछ कार्य कर रहा हूं तो मैं सबको बाइंड कर पा रहा हूं, दैट मींस आई एम एक्टिंग एज एजेंट। अगर कोई और कार्य कर रहा है, मैं उससे बाइंड हो जा रहा हूं, दैट मींस आई एम एक्टिंग एज प्रिंसिपल। अगर ये फीचर है तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। बहुत सारे केसेस में भी ये चीज बताई गई। एक केस हुआ था केडी कामत एंड कंपनी का। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था दैट दो एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में। अब दो नहीं है, वैसे एक्चुअली ये पूरे 5 है। अब दो कैसे हो गए, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट, इसमें सब लिख लिया उन्होंने। पहला उन्होंने बोला फर्स्ट एलिमेंट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। तो ये 3 एलिमेंट एक में आ गए। अब एग्रीमेंट बोल दिया तो 2 और मोर पर्सन अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एंड दूसरा एलिमेंट बोल दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। ठीक है, तो वैसे है वो पूरी चीजें, लेकिन इन्होंने ये पहले इसमें सब पॉइंट कवर कर दिया और दूसरे में म्यूचुअल एजेंसी कवर किया। इफ द अपोजिट कंडीशंस आर satisfied,
and even if the exclusive power and control are vested in one partner or if bank account can be operated by only one partner, तो भी पार्टनरशिप है। अगर ये फीचर मौजूद है तो पार्टनरशिप रहेगी। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम सब लोग एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं तभी जाके हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना है। तो भले इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दे दिए, जैसे अब केडीएस एंड कंपनी है। सो केडी कामत है, हमारी केडीएस है। सो केडीएस एंड कंपनी जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जो दिशा और कियारा जो है ये लोग काफी बिजी रहते हैं, तो ये लोग बोलते हैं शर्मा जी दुकान थोड़ा आप देख लिया करो। सो हम लोग जिम्मेदार हैं लेकिन आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खुद ही कर लिया करो, और अच्छा भी नहीं लगेगा ना हम लोग आके बैठेंगे दुकान पे तो पान बना रहे चूना लगा रहे, सो अच्छा थोड़ी लगेगा, खर्रा घोट रहे। सो इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि आप देख लिया करो पूरे काम। तो भी अगर ये फीचर है ना तो पार्टनरशिप रहेगी, भले एक्सक्लूसिव पावर मुझे दे दिया है इन्होंने कि आप देख लो। कई बार होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण ये काम करने दे दिया जाता है कि चेक पे आप साइन कर दिया करो, तो भी सब लोग माइंड हो रहे हैं तो ऐसे केस में पार्टनरशिप है। ठीक है, फिर पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही उत्पन्न होगी, ये भी ऊपर हमने देखा। So partnership arises from contract always. Partnership arises from contract and not from status. Partnership is a result of contract and cannot arise by status is sufficiently emphasized by section 4 itself by the use of word partnership is a relation between the partners who have agreed. So relation between partners who have agreed to share the profit. तो agreed है that means एक agreement होना चाहिए, contract होना चाहिए, भले orally रहे but contract is essential. It is clear from the definition that the partnership is of contractual nature. It springs from an agreement. It arises from an agreement. The same point is further stressed by the opening words of section 5 that the relation of partnership arises from contract and not from status. फिर thus if on the death of the sole proprietor, जैसा कि मैंने आपको धीरू का एग्जांपल दिया कि अगर धीरू के गचकने के बाद बिजनेस लीगल हेयर्स डिसाइड करते हैं कैरी ऑन करने का, तो भी इनको हम पार्टनर्स नहीं बोल सकते, इनको हम लोग को ओनर्स बोल सकते हैं बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। सिमिलरली मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ अ फैमिली कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर्स, ये भी पार्टनर्स नहीं कहला सकते बिकॉज पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ बिजनेस बाय बर्थ एंड नॉट बाय एग्रीमेंट। और अगर डेथ ऑफ पार्टनर पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दिशा की डेथ हो गई, उसके लीगल हेयर्स ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनते, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सो दे डू नॉट नहीं बनते। इफ सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द लीगल हेयर्स इनटू पार्टनरशिप, हम चाहते हैं चलो इनको जोड़ लेते हैं, तो हमको एक फ्रेश एग्रीमेंट करना पड़ेगा टू दैट इफेक्ट, that effect will have to be made. Thus, from the above, it is clear that partnership always arises out of a contract and not from status. अब पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वही पार्टनर बन पाएगा, सिंपल सा रूल है। सो thus according to the definition of a partnership in section 4, a partnership is an agreement, thus all those persons who are competent to enter into a contract can become partners. section 11 of the contract act बताता है कौन कौन व्यक्ति competent होते हैं, तो he should be major, he should not be of unsound mind and he should not be disqualified. So person is competent if he is a major, he is of sound mind and he is not disqualified from contracting by any law. Thus, a partner must fulfill the conditions of section 11 of Contract Act. However, minor को हम कभी-कभी एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए, लेकिन उसको नॉर्मल पार्टनर नहीं बना सकते, उसको सिर्फ बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। तो हमारी एक फ्रेंड है, मैं कियारा दिशा, हम तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। हमारी एक फ्रेंड है, उसका लड़का है तैमूर। अब हम सोचते हैं तैमूर को जोड़ लेते, माइनर है, छोटा है, तैमूर को जानते होंगे आप। सो हम चाहते हैं तैमूर को जोड़ लेते हैं हम पार्टनरशिप में। सो हम ये कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमको प्रॉफिट शेयर करना अलाउड है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर लॉस हो गया तो उसको बोल रहे चल लॉस भर के दे, सो उसको लॉस नहीं बोला जा सकता। सो सिर्फ प्रॉफिट्स हमको शेयर करना है, एंड दैट टू विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। सब लोगों का हाँ बोलना जरूरी है।
अगर हम लोग ये पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसमें तीनों जनों ने हाँ बोलना चाहिए, तभी तैमूर ऐड होगा। ज्यादातर डिसीजंस पार्टनरशिप में मेजोरिटी से हो जाते हैं, जैसे अगर 5 पार्टनर है, 3 ने हाँ बोल दिया तो हो जाता है। बट ये डिसीजन में 100% कंसेंट लगती है। अगर हम माइनर को एडमिट करना चाह रहे हैं और इसमें एक भी पार्टनर मना कर देता है कि यारा बोलती है कोई तैमूर फैमूर नहीं जुड़ेगा हमारे साथ, तो फिर हम उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे यूनानिमस कंसेंट चाहिए, 100% कंसेंट चाहिए। सो वही दिया है, however under section 30 of the partnership act a minor can be admitted to the benefits of the partnership firm with the consent of all the partners, सब partners की consent चाहिए। since a minor can be beneficiary in a contract। माइनर के बारे में बहुत डीप में चर्चा करना है, अभी बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी डीप में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी कुछ नया नहीं है, जो अभी हमने पढ़े वही है, तो इसको हम वक्त से पढ़ लेते हैं एक बार। सो अभी तक जो मैंने बता दिया, मैंने पढ़ाते वक्त ही बता दिया आपको ट्रू टेस्ट क्या है, तो म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट। ठीक है, तो वही चीज बताई है। सो मैं आपको आज थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, 10:15 पे 10:15 को अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर 20 मिनट का ही गैप है आपका, तो गैप में चेंज नहीं है, मैथ्स की क्लास जल्दी चालू हो जाएगी। ठीक है, सो मैं जल्दी छोड़ने वाला हूँ। 10 मिनट होता है ना गैप, तो एक्स्ट्रा मिलेगा थोड़ा, 5 ही होता है, यानी गैप है 20 मिनट का रहेगा, फिर 15 मिनट समझ लो। सर बोले कि मैं 10:30 तक के ट्राई करूंगा आने का, तो 10:30 नहीं तो 10:20 तक, 10:40 तक के या 35 तक के तो आ ही जाऊंगा बोले, तो देखते हैं। तो मेरे को बाहर जाना है तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, गैप है, ठीक है, पढ़ाई कर लेना। चलो, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? सो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप है, कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप नहीं है, तो इसके लिए कुछ खास बातें हमको देखना अनिवार्य है। इफ देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर लिखा ही है, बोला ही हुआ है, तो फिर तो तकलीफ है ही नहीं। इफ देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन देम टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, देन देयर विल बी नो डिफिकल्टी, तो फिर तो डिफिकल्टी है ही नहीं इन द लाइट ऑफ प्रोविजन इन डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर बोला ही हम पार्टनर हैं, कर ही रहे हैं बिजनेस, स्पेसिफिकली एग्री किया है, तो फिर पार्टनर है। लेकिन टास्क बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन देयर इज आइदर नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट है बट ये एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि हम पार्टनर्स हैं। सो बट व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट व्हिच डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ एग्रीमेंट है, हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कर रहे हैं ये नहीं लिखा है। अब हमको अगर डिसाइड करना है पार्टनरशिप है या नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो पूरे फीचर्स को हम साथ में उठाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी एक केस हुआ था कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, आपको केस हटा दिया है शायद कोर्स से, यहाँ दिया है मैंने फिर भी, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें पहली बार बताया गया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे निकाली जाती है। सो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है जिसमें बताया था ट्रू टेस्ट के बारे में। सो इन सच अ केस, जब लिखा नहीं है क्लियरली कि पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं, ऐसे केस में क्या होगा? फॉर टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन, सेक्शन 6 हैज टू बी रेफर्ड टू। तो आपको सेक्शन 6 देखना है। सेक्शन 6 कुछ नहीं बोलता, वो सिंपली बोलता है सब चीज को साथ में देखो, इतना बोलता है। सो सेक्शन 6 के हिसाब से इन डिटरमाइनिंग वेदर द ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म or whether a person is or is not a partner in the firm, regard shall be had to the real relation between the parties which are shown by all the relevant facts taken together। यानी वो सिंपली बोलता है कि सब relevant facts को साथ में देखो और फिर डिसाइड करो पार्टनरशिप है या नहीं। सो वो डिसाइड करने का कोई एक ब्लैंकेट रूल नहीं बनाता है। फिर हम कैसे देखते हैं? सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए हमको 4 एलिमेंट्स देखना होता है। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट शैल बी प्रेजेंट। तो सेक्शन 4 के जो 4 एसेंशियल एलिमेंट है, वहां 5 लिखे, अब यहाँ 4 हम कर देते हैं, या 3 ही दिया है आपको इनफैक्ट, क्योंकि ये जोड़ दिया है। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 पॉइंट जोड़ दिए। दूसरा, दैट द पर्सन कंसर्न एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ये 2 पॉइंट जोड़ दिए। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। कई बार आपको दिखेगा बाकी के फीचर्स मौजूद हैं लेकिन ये फीचर नहीं है, और इसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप
पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में क्या हुआ था, इसमें एक व्यक्ति होता है जो अपना बिजनेस चालू करता है, ये व्यक्ति है, इसने एक नया बिजनेस चालू किया, इसको बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, ये लोग गुड्स दे देते हैं उधारी पे, समझो ये क्रेडिटर्स हैं, ये 7 लोग, ये गरबा नहीं खेल रहे, ऐसा दिख रहा है। सो इन लोगों ने इसको गुड्स दे दिया। अब ये बिजनेस जो कर रहा है ना, ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, यहाँ पे पैसा देना बाकी है, अभी मनी इज ड्यू, पैसा पेएबल है, ये कौन है, क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स को बड़ी फिक्र होती है कि यार ये अगर बिजनेस डुबा देगा ना तो अपना भी पैसा डूबेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये बिजनेस ही नहीं कर पाएगा, ये गुड्स जो हमने भेजे बेचा ही नहीं उसने और डुबा दिया, तो पैसा कहाँ से चुकाएगा हमको। सो क्रेडिटर्स को फिक्र होती है कि यार अगर ये बिजनेस डुबा देगा तो हमारा ही लॉस है। सो क्रेडिटर्स इसके साथ क्या करते हैं, एक नया एग्रीमेंट करते हैं, तो इसके साथ एग्रीमेंट एंटर किया जाता है, एग्रीमेंट टू मैनेज बिजनेस। ये लोग बोलते हैं हम तुम्हारी बिजनेस मैनेज करने में मदद करेंगे, क्योंकि ये नया व्यक्ति होता है, इसको समझता नहीं है कैसे बिजनेस करना है, इसके पास कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, किससे कितना लेना बाकी है वो तक नहीं लिखा है कई जगह पे। सो इन लोगों को बड़ा टेंशन होता है, इसीलिए ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करेंगे। फिर साथ में ये बोलता है कि ये जो भी सेल करेगा इसमें से जो भी पैसा आएगा, अब ये थर्ड पार्टीज को सेल करेगा, इसमें से जो पैसा आएगा प्रॉफिट्स आएंगे, ये प्रॉफिट्स में से ये कुछ हिस्सा शेयर करेगा क्रेडिटर्स को, यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है। तो गुड सेल करेंगे, पैसा आएगा, तो पैसे में कुछ हिस्सा खुद रखेगा अपने बिजनेस में और कुछ हिस्सा शेयर करेगा क्रेडिटर्स के साथ। अब सवाल यहाँ पे आ गया, क्या ये पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हो गया, देयर इज अ बिजनेस, देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सब चीजें, मोर देन वन पर्सन, सब चीजें हैं। लेकिन कोर्ट ने जब देखा इसमें एक चीज मिसिंग थी, इसने कोर्ट ने देखा कि क्या क्रेडिटर्स अगर कुछ सेल कर देंगे तो क्या ये उससे बाइंड हो जाएगा, तो देखा गया ऐसा राइट नहीं है। वैसे अगर ये सेल कर रहा है तो क्या ये बाइंड हो गया इससे पैसा देने के लिए या पैसा लेने के लिए, तो आंसर इज नो। कोर्ट ने देखा भले ये सब चीज इसमें मौजूद है बट देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं है। क्या हो गया, अरे इंक खत्म हो गई लगता। तो कोर्ट ने बोला यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, और म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप। तो भले ही बाकी के सब फीचर्स मौजूद भी हैं, लेकिन अगर ये एक फीचर मौजूद नहीं होता है तो हम बोलेंगे देयर इज नो पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप होने के लिए ये एक फीचर होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। भले ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, भले ही बिजनेस है, भले ही एग्रीमेंट है, सब है, बट फिर भी इफ देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। ठीक है, सो ये ट्रू टेस्ट क्या है, तो ट्रू टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी, इसको ही हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, अगर इस बार नहीं आया होगा तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो मुझे ध्यान नहीं इस बार के एग्जाम में आया क्या, नहीं आया होगा तो आपके एग्जाम में आने वाला है। So the true test of partnership was first laid down by the House of Lords in the case of Cox versus Hickman। बस केस बता देता हूँ, बाकी आगे का अगली क्लास में देखेंगे। In that case, a trader entered into an arrangement with the creditors to manage his business and to use the profits for paying off the creditors. It was held that the creditors were not the partners of the business. Section 6 of the Partnership Act is actually the comprehensive restatement of the rule laid down in this case। तो जो इस केस में बताया था वही चीज फिर सेक्शन 6 में लिखी हुई है। The relevant factors to be considered in determining whether there is a partnership or not are the conduct of the parties, mode of doing the business, who controls the property, mode of keeping the accounts, correspondence, पत्र व्यवहार, ये सभी चीज को ध्यान रखो बोलते हैं। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सब चीज देखो, लेकिन आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट सब देखने के बाद भी
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट तो है, बट ये फाइनल नहीं है, इट इज नॉट कंक्लूसिव। सो क्या कंक्लूसिव है? तो सब होने के बाद म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। जैसे आगे जो एग्जांपल्स दिए हैं, ये सब एग्जांपल में भी म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग होती है, और इसीलिए ये सब एग्जांपल्स में पार्टनरशिप नहीं होती, जो हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, सो इन ऑल द अबव केसेस म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं होता, इज एब्सेंट, और इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। सो वो हम समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलो, सो अगली क्लास में देखते हैं, और डाउट्स भी अगली क्लास